नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार प्रजापति। आप लोगों का ये थर्ड वीडियो है सेल बालाजी का, और ये सबसे बड़ा वीडियो है। जितनी वीडियो में बना चुका हूँ ये सबसे बड़ी वीडियो है, और इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और सबसे कठिन है ना, जब तक आप लोग अच्छे से नहीं देखेंगे तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से रीड करिएगा, मन लगाकर देखिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है, अन्यथा ये वीडियो समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है ना। जैसा कि हम सेल बालाजी जो सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन है हम दे चुके हैं, ठीक है ना। अब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या कैसे कार्य करती है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। ये हमारी इसके बारे हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें सेल के बारे में पहले बताया था, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा लेवल जो है एमपी वर्ग और नीट पीएनएसटी के लिए है। इसलिए जो है तो हम इसको हाई लेवल में आप लोग अच्छे मन लगा के पढ़िएगा, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। देखिए हम जो है तो क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है तो हमने देखा कि जो है तो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। वैसे तो बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, लिपिड होता है, और कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, यहाँ तक कि विटामिन भी जो है तो हमारा बायोमॉलिक्यूल ही होता है, जैवाणु। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में मुख्य रूप से 3 ही जो है तो बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन में मुख्य 3 ही बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं। आप लोगों को हम सहूलियत के लिए यहाँ पर लिख रखते हैं, ताकि समय जो है तो कम है, और जिसे हम कम समय में आप लोगों को अच्छे से बता सकें। ठीक है ना। तो जो है तो सेल मेम्ब्रेन जो है तो लिपिड और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। लेकिन जो है तो सभी सेल मेम्ब्रेन जो है तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के नहीं बनी होती है। ठीक है ना। लिपिड और प्रोटीन ये सभी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कुछ ही सेल मेम्ब्रेन में जो है तो पाए जाते हैं, है ना। नहीं, आप सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन है ना। तो लिपिड और मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, मतलब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन आप देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत से जो है तो अब वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया, उनको हम नहीं पढ़ेंगे। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है ना, जिनको हमारे सिंगर एवं निकोलसन जी ने दिए थे 1972 ईस्वी में, है ना। उसको हम आप लोग अच्छे से बताएंगे, क्योंकि इसके पहले 3 और मॉडल दिए गए थे, लेकिन उनमें कुछ न कुछ मतलब वो खामियां थी, जिनके वजह से उस मॉडल को निरस्त कर दिया गया। लेकिन ये हमारा सिंगर निकोलसन जी को जो है तो ये अच्छा मॉडल दिए, जिस प्रकार से हम जो सेल मेम्ब्रेन को समझने में ये जो है कंफर्टेबल साबित हुआ। ठीक है ना। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन का जो है तो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल 1972 में दिया गया था, और इसमें जो देखा गया था कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर 2 लेयर से मिलकर के बनी होती है। ठीक है ना। और ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये कि हम मतलब ऐसे जो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि ये जो हमारा क्या है कि प्रोटीन के लिपिड, ये जो प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, और ये प्रोटीन जल में घुलनशील होता है, और ये जो है तो अघुलनशील मतलब ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, ये पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। ठीक है ना। जिसको हमने ये सिंगर निकोलसन जी ने बताया कि ये जो होती है हमारी जो ये पूरी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा ही हमें किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है ना। जिसमें लिपिड और प्रोटीन वो दोनों होते हैं। देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो हम इमेज अगर अच्छे से देखेंगे तो इनका जो है तो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल इस तरह से हमें दिखाई देता है। ठीक है ना। ये हमने कोशिश करने के लिए हमने पहले से ही स्टार्ट करके रखा है। ठीक है। देखिए इसमें जो है तो प्रोटीन जो है 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक परिध पर। ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग परिध पर प्रोटीन पाए जाते हैं। परिध पर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है ना। जो इसके ऊपरी परिध मतलब उसके ऊपरी जो सेरा है ना, यहाँ पर जो
प्रोटीन पाया जाता है उसको हम स्ट्रिक्टरी प्रोटीन स्ट्रेंसिंग प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन ऐसे अंदर की ओर जो पाया जाता है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक ना। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना, ये जो हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इसे कहा जाता है। चूंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे चूंकि हमारी जो है तो सेल जो है सेल मेम्ब्रेन फाइब्रोसाइटोसिस का भी काम करती है। फाइब्रोसाइटोसिस मतलब क्या होती है, ये भक्षण का कार्य करती है। जो हमारे बाहरी जो होता है ब्रेन उसको भक्षण का भी कार्य जो है तो हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है ना। तो इसलिए इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। जो हमारे यहाँ से यहाँ तक होता है, जो हमारी जो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा ही हमारा जो बाहरी जो कुछ जो कि इसे डायनेमिक वो कहते हैं ना ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब जो इसका जो होती है तो एक जिसको चाहती है ना, जिसको चाहती है जो है तो एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल जिसको चाहती है उसी को अपने अंदर लेती है और जिसको चाहती है नहीं चाहती उसको अपने अंदर नहीं लेती है ना। इसीलिए इसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमारा इस सिंगल निकोल्सन जी का जो मॉडल है तो हमें इस तरह से दिखता है। इसमें जो है तो यहाँ पर परिधि पर जो प्रोटीन पाया जाता है उसे स्ट्रेचेस प्रोटीन कहते हैं, और जो अंदर पाया जाता है तो उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए इन्होंने जो पहले शुरू में क्या कहा था, देखिए इन्होंने शुरू में क्या बोला कि हम आपको बता देते हैं अच्छे से। इन्होंने बोला कि मान लीजिए एक पदार्थ है या कुछ भी मान लीजिए ऐसे है ना, ऐसे मान लीजिए कुछ पदार्थ है कुछ भी है जो भी कुछ आप मानना हो मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे ऐसे करके मान लीजिए कुछ जो है तो पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें मान लीजिए आप क्या भरे हुए हैं, पानी भरे हुए हैं, ठीक है ना। ये दिखती कैसे है, ठीक है ना। तो ऐसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है इस ग्लास में संवर्धन के लिए, तो इसमें जो पानी भरा है लेकिन इसके ऊपर जो है तो ऐसे करके सॉरी दूसरी कलर ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। क्या है ठीक है तो ये ठीक अब मैं चलेगा। चलो देखिए अब जो है तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है तो ऐसे वक्त के टुकड़े क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं, है ना। मान लीजिए ये जो है तो कोई कढ़ाई या कुछ भी जो आपको मानना है, ये मान लीजिए हमारा क्या है वाटर है, ठीक है वाटर है, और इसमें जो है तो आइस के क्या टुकड़े तो क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। सिंगल निकोल्सन जी ने बताया कि इसी प्रकार से हमारी जो है तो सेल मेम्ब्रेन होती है कि इसमें वाले कुछ वाटर है और ऊपर जो है तो ऊपर उसके आइस के टुकड़े जो है तैर रहे हैं। लेकिन इनका जो बेसिक जो अच्छे से अगर स्ट्रक्चर देखें तो अच्छे से वो इस प्रकार दिखता है, ठीक है ना। ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये अगर आप अच्छे से देखेंगे तो रियल में इस तरह से हमारी जो है तो सेल मेम्ब्रेन दिखती है, ठीक है ना। ऐसे देख रहे हैं ये हमारे जो है तो ये प्रोटीन ये इस तरह से दिख रही है हमें। ये कार्बोहाइड्रेट ऊपर जो दिखा तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कुछ ही मात्रा में पाया जाता है, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको ऐसे ये कार्बोहाइड्रेट है ना। ये जो ऐसे आप दिख रहा है जैसे मान लीजिए इस तरह से दिख रहा है ये प्रोटीन। कुछ प्रोटीन जो है तो यहाँ पर भी पाए जाते हैं, सॉरी ये कुछ प्रोटीन क्या होते हैं यहाँ पर भी ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है ना परिधि पर। और कुछ प्रोटीन ऐसा पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन यहाँ ऐसे पाए जाते हैं, है ना। जिसे जो प्रोटीन यहाँ से लेके यहाँ पर पाए जाते हैं इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। इसी के द्वारा जो है तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है तो भक्षण का कार्य करती है ना। और कार्बोहाइड्रेट कुछ मात्रा में ही पाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। देखिए अब हम जो है तो सेल देखते हैं, अब हम देखते हैं लिपिड। लिपिड क्या देखिए लिपिड
लिपिड जो है तो देखा कि फॉस्फोलिपिड से मिलकर के जो है तो हमारी सेल क्या होती है, बनी होती है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि लिपिड कौन से लिपिड मिलकर के हमारी सेल में बनती है। तो देखिए लिपिड जो है तो एक फॉस्फोलिपिड होता है, एक ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉइड, ठीक है ना। तीन प्रकार से जो लिपिड है उनमें से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है, ठीक है ना। जो तीन प्रकार की हमें जो सेल दिख रही है लिपिड, इनमें से फॉस्फोलिपिड की मात्रा जो है तो सबसे ज्यादा हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। और वैसे तो पाई तीनों प्रकार की जो है तो हमें लिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन में तीनों प्रकार के सेल में लिपिड पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो चाहे स्टेरॉइड हो, ठीक है, तीनों लिपिड पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादा मात्रा किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है। अब चूंकि जिसकी ज्यादा मात्रा होती है उसके बारे में हमको जानना भी जरूरी होता है ना। तो उसको हम जान लेते हैं। देखिए फॉस्फोलिपिड भी आगे चल के दो भागों में डिवाइड होगा, एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है ना, एक क्या है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। तो ये जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो है तो ये कहां पर आता है हमारे सेल में, क्योंकि हमारी सेल भी जो जितना हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सभी सेल से ही मिलकर के बने होते हैं, है ना। तो जो हमारी स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है ये यहां पर लिखा नर्व सेल, नर्व न्यूरॉन जो हमारी तंत्रिका तंत्र की सेल होती है, ठीक है ना। यहां पर हम लिख देते हैं न्यूरॉन, नर्व सेल। नर्व की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो नर्व सेल मतलब जो हमारी तंत्रिका तंत्र की जो सेल मेम्ब्रेन होती है तो उसमें क्या पाया जाता है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। जो हमारे नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन होती है तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की मिलकर के क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। आवाज हमारी क्लियर आ रही है। और बाकी जो सेल बॉडी की जो अदर सेल है, जो बॉडी की अदर सेल है तो किसकी मिलकर बनी होती है, ये जो है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। जो नर्व सेल के अलावा जो भी सेल होती है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो होती है केवल इसमें ब्रेन, जो ब्रेन की सेल होती है केवल वही का जो है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इसीलिए जो हम देखते हैं जो ब्रेन में हमें चोट वगैरह कुछ ऐसे लग जाती है तो हमारे मस्तिष्क की सेल इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं करती, उसमें सेल डिवीजन भी बहुत कम होता है, इसलिए हमारे उसमें जो है तो ग्रोथ नहीं होती है ना। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है तो बॉडी की अदर सेल जो है तो उनकी सेल मेम्ब्रेन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है यहां पे देख लेते हैं। ग्लिसरो जो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, इससे मिलकर के हमारी जो पूरी बॉडी की सेल बनती है ना। देखिए ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड यहां से समझ लेते हैं थोड़ा, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड तो यहां पे जो कि फॉस्फोलिपिड ही है तो ग्लिसरो क्या होता है, ग्लिसरो है ना। इसके बारे में हम समझ लेते हैं क्योंकि ये जो है तो सेल में स्फिंगोफॉस्फोलिपिड केवल न्यूरॉन तंत्रिका सेल में पाई जाती है ना, सेल मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और जो विशेष बॉडी की जो अदर सेल है ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है ना। तो इसको देख लेते हैं आगे। तो यहां आगे चल के देखते हैं इसको क्या होता है इसे। तो देखिए इसमें जो है ग्लिसरो, तो ग्लिसरो जो होता है ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ग्लिसरॉल से हमारा क्या हुआ, ग्लिसरॉल। अब हम देख लेते हैं ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है। देखिए ग्लिसरॉल जो है तो हमारे आप लोगों ने कार्बन की जो चाहे 3 कार्बन से मिलकर के जो होता है हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल बना होता है, ठीक है ना। हमने 3 कार्बन ले लिया, उसमें जो है एक हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है ना। हाइड्रोक्सिल समूह मतलब OH, जिसका नाम है एल्कोहलिक समूह भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे
देखिए मैं देख रहा हूं, बता रहा हूं आपको, 3 जो है तो कार्बन है, ठीक है ना, 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर C ऐसे करके बना लेते हैं, देखिए C C C, ठीक है ना, 3 कार्बन। यहां पर जो है तो OH हो गया, ठीक है, OH OH, ठीक है। अब हमको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर H2 लिख देंगे, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है। अभी जो है तो यहाँ पे एक इसकी संयोजकता 1 तो 2 3 4, यहाँ पर इसलिए एक ही H होगा और यहाँ पे H2 होगा, है ना। ये जो है तुम्हारे किसका फार्मूला है, ग्लिसरॉल का। आप जब कि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है, इसलिए जो है तो हमारा क्या है, एक कैसा कार्बन हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त। हमने जो है तो 12th या 11th में आपको ध्यान नहीं है, पढ़ा है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है 2 प्रकार से होता है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हम पढ़ा रहे हैं बालाजी। अगर हमको अगर केमिस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं होगी तो हम इसको ज्यादा आगे हम डिटेल, जैसे CSI और नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो जिसे बोलते हैं कि स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने इसको कभी पढ़ा ही नहीं या कि हमारे सिलेबस में नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए हम कुछ ऐसे 3-4 क्वेश्चन हाई लेवल के आ जाते हैं, इसलिए हम उनको भी कवर करते हुए हम आप लोग बता रहे हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ये सैचुरेटेड संतृप्त जो कि एकल, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच जो है तो एक बॉन्ड होता है, उसे हम संतृप्त कार्बन कहते हैं, है ना, सैचुरेटेड कहते हैं। और जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं, है ना। अब मैं ऐसी आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और जो ना समझ में आएगा तो हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। लेकिन वीडियो को स्किप करके ना मत देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा क्रियात्मक समूह है, जहां हम OH होता है उसे हम एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, है ना। एल्कोहलिक ग्रुप जो कहते हैं, तो क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए हम इसको कह सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल। क्योंकि हमारे इसमें जो है तो 3 कार्बन है, उसमें OH क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल, है ना। डाई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल कह सकते हैं। आगे देखिए ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड, है ना। तो OH जो हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह एल्कोहल का ही होता है ना। तो ग्लिसरॉल में 3 कार्बन से है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसका जो प्रकृति है तो बेस, इसकी प्रकृति जो होती है तो क्या होती है, बेसिक नेचर की, यानी जो इसका नेचर तो क्या होता है, क्षारीय, है ना, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री जिनकी मजबूत होगी वो तो कहेंगे ठीक है, नहीं तो जो बेचारे जिनकी कमजोर होगी थोड़ा सा उनको दिक्कत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक बिल्कुल अगर ध्यान केंद्रित करके देखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बोल चुका हूँ ये वीडियो थोड़ा हाई लेवल की है। देखिए अब हम देखते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। आप देखो अब हमारे जो बसा फ्लाइट होता है तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें जो है तो ग्लिसरॉल होता है और बसी अम्ल, है ना। 3 जो है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर के हमारा जो है तो क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर के हमारे एक बसा का निर्माण होता है, एक बसा का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। तो देखिए ग्लिसरॉल ये हमारे फैटी एसिड का फार्मूला है। देखिए एक ग्लिसरॉल का फार्मूला बताया, CH3 वो होता है ना, 3 कार्बन, और उसमें जो है तो OH जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अब फैटी एसिड का OH और R और डबल बॉन्ड O,
देखिए ये OH जो है, यहाँ पे OH है जो, ठीक है, ये जो हमारा OH है ECH से क्रिया करेगा, जिससे हमारा पानी जो है निष्कासित हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और जो है तो हमारा ये जो है तो बन जाएगा क्या, मोनोसाइकिल ग्लिसरॉल। क्योंकि हमारे जो है तो मोनो, अगर एक हमारे ग्लिसरॉल का जो है तो एक जो है तो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनो एसिड ग्लिसरॉल, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है तो फैटी एसिड कितने यहाँ हुआ, एक, और इसका जो है तो ग्लिसरॉल का एक और जो है तो फैटी एसिड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मोनो एसिड ग्लिसरॉल, जिसे शॉर्टकट में AMAG कहते हैं, है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा जो मोनोसाइड ग्लिसरॉल है, जो मोनोसाइड ग्लिसरॉल है, उसकी यदि मान लीजिए हम पुनः अगर हम बसे अम्ल, ठीक है, हम लिख देते हैं, या दोबारा हम क्या करते हैं, बसी अम्ल से क्रिया कराते हैं, ठीक है, बसी अम्ल है, ठीक है, बसी अम्ल फैटी एसिड कर सकते हैं, ठीक है, फैटी एसिड से ये दोबारा हम क्रिया कराते हैं ठीक है, है ना, मोनोसाइकिल ग्लिसरॉल का, उसे हम शॉर्टकट में मेग नाम देते हैं, है ना, या ये जी मेग कहते हैं। अब दोबारा हम क्रिया कराएंगे, देखिए ये जो है तो हमारा फैटी एसिड का फार्मूला, और ये जो फार्मूला ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है फैटी एसिड, तो देखिए OH पुनः ये से क्रिया करेगा तो क्या होगा, पुनः यहाँ पे H2O बाहर हो जाएगा, है ना, यहाँ से H2O पानी जो है तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना, H2O पानी क्या निष्कासित हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और जो है तो ये पुनः क्या बनाएगा, दो, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है तो चूंकि दो बार क्या यहाँ पे आ गया, क्योंकि बाहर पानी आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे दो किसके जगह, फैटी एसिड की जगह जो गया तो क्या हुए, डायोसाइक्लोग्लिसरॉल। देखिए जब दो अणु जब इसमें जुड़ गए मॉलिक्यूल फैटी एसिड के ग्लिसरॉल में, है ना, ठीक है, कहां गया ग्लिसरॉल, जब ग्लिसरॉल में दो फैटी एसिड के अणु जुड़ गए तो उसे हम क्या कहेंगे, डायसाइक्लोग्लिसरॉल, है ना, जब दो जुड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, डायसाइक्लोग्लिसरॉल, ठीक है, डाइग्लिसरॉल बोल दे, यहाँ पे OH एक बचा हुआ है ना, तो ये दो डायसाइक्लोग्लिसरॉल कहते हैं, उसे हम शॉर्टकट में डेक कहते हैं, है ना, और जो एक जुड़ जाते हैं मोनो को हम क्या कहते हैं, मेग कहते हैं, अगर दो जुड़ जाते हैं फैटी एसिड के तो उसको क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें जो होता है एक फैटी एसिड का OH बचा हुआ है, यहाँ पर एक फैटी एसिड का और अणु जुड़ेगा, है ना, इसके अलावा अगर दोबारा हम जोड़ेंगे तो जो है हमारा फैटी एसिड का कोई भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये डेक है ना, H2C, ठीक, यहाँ पर दो फैटी एसिड के और पहले से ना, जिसे हम डेक कर रहे हैं, है ना, जिसे क्या कर रहे हैं, डेक कर रहे हैं, इसमें अगर एक फैटी एसिड का और जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई एसिड ग्लिसरॉल हो जाएगा, ठीक है ना, ट्राई एसिड क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, TAG बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर OH था, ठीक है ना, अब ये सभी जो है तुम्हारे क्या फैटी एसिड के जुड़ गए हैं, इसलिए अब इसे क्या करें, ट्राई ग्लिसरॉल करेंगे, ठीक है ना, ये हम लोगों को इस प्रकार दे हैं। देखिए क्वेश्चन कभी-कभी आता है, ये सॉरी सेट का क्वेश्चन है, ये नेट का क्वेश्चन है, फास्फोलिपिड, देखिए जो है तो फास्फोलिपिड किससे नहीं बनाया जा सकता, है ना, फास्फोलिपिड जो है तो किससे नहीं बनाया जाता, उसमें ऑप्शन में दिया था माइल्ड और डेड, तो किस
इससे नहीं बना सकता फास्फोलिपिड। तो देखिए फास्फोलिपिड चूंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए अब अभी तक जो था थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, बता दें थोड़ा सा देखिए अब क्या है यहाँ पे ये देखें ट्राइग्लिसरॉल TAG। देखिए अभी तक जो है तो यहाँ पे क्या था, ये OH था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ फैटी एसिड हम जोड़ दे देते तो अब यहाँ पे जो है, अब मान लीजिए कि ट्राइग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होगा, ट्राइग्लिसरॉल का फार्मूला जो है तो ये बता दें आप लोगों को। देखिए आगे देखिए यहाँ नहीं हाँ बताता हूँ, ठीक। ये जो है सी है ना, यहाँ पर H2 EH2, ठीक है। अब जो है तो यहाँ पर हमारा क्या था, OH है ना, OH एक इसका था ग्लिसरॉल का फार्मूला। अब इसमें हम जब फैटी एसिड जोड़ रहे हैं तो हमारा चलिए फैटी एसिड का फार्मूला क्या था, यहाँ पर देख रहे हो नहीं, अब यहाँ पर जो है हम फैटी एसिड जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं एक पूरे हम क्या कर दे रहे हैं, फैटी एसिड जोड़ दे रहे हैं, है ना। OH जहाँ पर तो हम जब फैटी एसिड सभी जगह जोड़ देंगे ट्राइग्लिसरॉल में तो क्या हो जाएगा कि कोई अणु बचेगा नहीं, तो कहाँ से हो जाएगा, है ना, नहीं ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा फैटी एसिड भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समझाने के बाद आप लोगों को इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, जब तक होने तक समझ में नहीं आएगी, हमें पता है, ठीक है ना। चलिए समझ जाएगा, ठीक है, बता रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड जिसमें 3 ग्रुप जुड़ गए हैं, है ना, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे O, ठीक है, ये जुड़ गया इससे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ये क्या है मिट गया, ठीक है। O फिर ये R, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा O डबल O, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा, तो समझाने के बाद सब रखिएगा आप लोग,
ठीक है, देख ये यहाँ, ठीक है, ये देखिए वो यहाँ पे वो डबल सी, ठीक है, ये अब हम जो है तो फैटी एसिड का यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं, अब आगे यहाँ पर कोई फैटी एसिड का जो है तो हम नहीं जोड़ सकते, है ना। ट्राइग्लिसराइड में हम कोई भी किसी प्रकार से फैटी एसिड का अणु जो है तो नहीं जोड़ सकते आगे, है ना। अभी तक जो है तो हम क्या कर सकते थे, फैटी एसिड का अणु जोड़ सकते थे, लेकिन अब जो है तो इसमें हम फैटी एसिड का अणु जो है तो नहीं जोड़ सकते। ट्राइग्लिसरॉल में जो है तो TAG में हम आगे नहीं जोड़ सकते, इसलिए हमारा जो है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा 3 जो है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलकर क्या करता है, एक बसा का मॉलिक्यूल बन जाता है ना। आई होप ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, 3-4 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो थोड़ा कठिन है, कठिन नहीं है, जो तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ, इसलिए 2-3 बार जो है तो देख करके और अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, है। देखिए अब हम ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आप लोग आधा जरूर देखते हो, इसलिए उसको भी ध्यान में रख करके अब आगे कंटिन्यू करते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए अब जो है तो सेल मेम्ब्रेन में आज वापस आते हैं, ठीक है। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है तो सेल मेम्ब्रेन का नाम को सेल मेम्ब्रेन कौन दिया था, क्रेमर और नेगली ने। सेल मेम्ब्रेन जो है तो सर्वप्रथम सेल मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था, क्रेमर और नेगली ने। और देखिए सेल मेम्ब्रेन को चाहे सेल मेम्ब्रेन है चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों एक ही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले कौन किया था, क्लोवर ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले कौन किया था, कौन नाम दिया था, क्लोवर ने दिया था, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, कैंसिल, ठीक है, कर देना, देखिए आगे हैं। अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो रही होगी, हमको पता है, इसलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है तो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे कोई सेल मेम्ब्रेन चाहे जो है तो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सभी प्रकार के सेल में जो है हमारी क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। चाहे जैसी सेल हो, है सेल मेम्ब्रेन सभी जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सभी सेल कोशिकाओं में जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी क्या पाई जाती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन जो है तो लचीली, पतली और चयनात्मक होती है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है, देखिए सेल मेम्ब्रेन लचीली, पतली, चयनात्मक, पारगम होती है, सेलेक्टिव परमेबल, है ना, यहां पे लिखा हुआ है सेलेक्टिव परमेबल, मतलब जिसको चाहती है उसी को अंदर करती है, जिसको नहीं चाहती उसको अंदर नहीं करती है ना। देखिए आप क्या क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जो लचीली, पतली, चयनात्मक, पारगम, सेलेक्टिव परमेबल होती है, और इसका जो है एक डायनेमिक भी होती है, डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील। हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं डायनेमिक जो होगा हमेशा जो है चलती फिरती रहे, परिवर्तित रहे, परिवर्तन होते रहे, इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं, है ना। इसको हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं अच्छी तरह से। डायनेमिक मतलब ये होता है परिवर्तनशील। आगे चलते हैं, देखिए अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का संगठन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन का संगठन मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है तो हमें किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन हम पहले ही बता चुके हैं, जो हमारे बायोमोलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है तो केवल लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के ही मिलकर बनी होती है, और शेष मॉलिक्यूल से मिलकर हमारी सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी होती है ना। बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है जैव अणु, ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं, देखिए जो सभी सेल मेम्ब्रेन होती है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है ज्यादा नहीं होती, 1 से 2% होती है, ठीक है ना। और प्रोटीन, लिपिड की देखिए मेन जो जैसे एग्जांपल के लिए हम आरबीसी की मेम्ब्रेन में देखें, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसकी मेम्ब्रेन में हम देखें तो
लिपिड 95% सॉरी सेल मेम्ब्रेन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसमें जो है तो लिपिड जो है तो 52% होता है 52%, और प्रोटीन जो है तो 40% होती है। लेकिन इसमें मजे की बात जानते क्या है, सेल मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन और लिपिड की मात्रा कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना, कोई वो नहीं, लेकिन लगभग अप्रोक्स हम कह सकते हैं लिपिड 52% और 40% प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसकी कोई फिक्स मात्रा नहीं होती, ठीक है ना, नहीं होती। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि 1 से 2% क्या है हमने देख लिया कि लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा में सभी सेल में तो नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ सेल में जो है तो सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की 1 से 2% मात्रा पाई जाती है, इसलिए हम उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है तो यह कोश का झिल्ली में देखिए यह कोश का झिल्ली में ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो क्या होता है कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाया जाता है ना, या देखिए अब जो पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ जो है तो वर्क जरूर करता होगा, ठीक है ना। तो वर्क क्या करता है, यह दूसरी कोशिकाओं को पहचानने में सहायता करता है ना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है 102% पाया जाता है, ये क्या करता है कुछ जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं उसको पहचानने में सहायता करता है। एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं आपको, देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने थोड़ा कर लिया, एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन के स्पर्म होता है फीमेल ओवम को पहचान लेता है, तभी फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन में जो होता है क्या होता है कि ह्यूमन का स्पर्म और फीमेल ओवम को पहचान लेता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए ह्यूमन का स्पर्म और किसी जानवर के ओवा को फर्टिलाइज कर देगा, नहीं, उसको जो है तो पहचानने की कैपेसिटी होती है। अगर ह्यूमन का स्पर्म और ह्यूमन का ओवा है, फीमेल ओवा है, तभी फर्टिलाइज करेगा, अगर किसी दूसरे जीव का तो फर्टिलाइज नहीं करेगा, है ना। तो यह बता दिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो है इसमें पता है कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है ना। सेल मेम्ब्रेन, अब देखिए और आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की गति डायनेमिक, अभी तक डायनेमिक बहुत बात सुन रहे हैं, डायरेक्ट में चलती फिरती रहती है, गति उसकी डायनेमिक शुद्ध गति हम देखते हैं। तो डायनेमिक जो है हमारी गति कैसे करती है सेल मेम्ब्रेन, तो देखिए रोटेशनल, देखिए जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है तो 3 प्रकार से गति करती है, एक रोटेशनल, एक लेटरल, एक फ्लिप फ्लॉप, है ना। तो रोटेशनल का मतलब क्या होता है कि अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, जैसे हमारा है ना अपने अक्ष पर घूमना, जैसे पृथ्वी जो है तो अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक इसी प्रकार से जो है हमारी जो है तो सेल मेम्ब्रेन भी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। और दूसरी गति कैसे करती है, लेटरल, लेटरल मतलब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ये क्या हुआ लेटरल हुआ। और फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस प्रकार से जो है तो हमारी सेल मेम्ब्रेन गति करती है ना। अब चूंकि समझ तो गया ना कि अभी अपने अक्ष पर घूम रही है ऐसे ऐसे, ठीक ना, समझाने वाले ऐसे वाले अपने ऐसे घूम रही है, अपने क्या कर रही है अक्ष पर ही घूम रही है, ऐसे मान लीजिए इसको हम ऐसे ऐसे कर घुमा दिए थे इससे, तो अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, इसे फिरंगी जो होती है प्रकार से लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है ना, ठीक उसी प्रकार से जो है अपने अक्ष पर रोटेशनल अपने अक्ष पर घूमती है। लेटरल तो सभी समझ गए, लेटरल मतलब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, है ना, घूमती है। और फ्लिप फ्लॉप मतलब ऊपर से नीचे। आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे समझा पाया हूंगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करिएगा। से जय भारत, धन्यवाद।